डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट में लिंकेज एनालिसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। लिंकेज क्या है, हम देखते हैं कि मेंडल्स की लॉ में हमने देखा कि हर जो करेक्टर जो है वो किसी भी जीन के द्वारा निर्धारित होता है। यानी जीन जो होते हैं, जीन्स के कारण कोई फैक्टर, कोई भी लक्षण अगर कोई प्लांट या एनिमल देता है, यानी वो उसमें उपस्थित जीन्स के कारण होता है। और ये जीन जो होते हैं ये आपस में, हमने जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा तो उसमें हमने पढ़ा कि हर एक करेक्टर्स जो होते हैं जीन में गुणसूत्र स्वतंत्र अवयवन करते हुए ही अब पीढ़ी दर पीढ़ी हर हेरिडिटी में, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स जाते हैं और ये एक दूसरे को साथ मिक्स कभी भी नहीं होते। और लेकिन इनका अब इसके जस्ट अपोजिट ये करेक्टर, ये अब हम लिंकेज में देखेंगे कि कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो साथ में ही, यानी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जो होते हैं वो एक साथ ही वंशागत होते हैं। इस प्रकार से हम लिंकेज एनालिसिस में हम देखते हैं कि जीन जो है कैसे एक ही गुणसूत्र के साथ ही एक साथ वंशागत कैसे होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि सटन और जॉनसन ने तो सबसे पहले जीन की संख्या दी थी, यानी जीन वर्ड जो था वो सबसे पहले जॉनसन ने दिया था इन 1909 में। फिर सटन एंड बोवेरी ने बताया कि जीन्स व गुणसूत्र जो होते हैं, जीन्स और क्रोमोसोम आपस में उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, यानी वो स्वतंत्र अवयवन करते हुए अपनी जो भी वेस्टिव जो होता है, अपने आप के व्यक्तित्व को एक पीढ़ी से पीढ़ी, यानी अपने करैक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर बनाए रखते हैं और ये एक दूसरे के साथ कभी भी मिक्सित नहीं होते। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि सीड का कलर और उसका सीड का शेप, वो दोनों ऐसा पर्टिकुलर हो नहीं है कि सीड का शेप जो होता है वो कलर के साथ ही एक साथ जाएगा, ये एक दूसरे के साथ स्वतंत्र अवयवन होता है। इस प्रकार से देखते हैं कि जीन्स में, हर जीव में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से अधिक होती है। और अर्धसूत्रीय विभाजन जब म्योसिस होता है तो म्योसिस के समय एक ही गुणसूत्र पर स्थित जो ये जीन जो होते हैं वो एक साथ ही वंशागत होते हैं, लेकिन उनमें स्वतंत्र अवयवन नहीं दर्शाते। यानी हर एक जीन जो है वो गुणसूत्र के साथ ही जाएगा, एक साथ वंशागत होगा। ये जस्ट जो हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखते थे उससे जस्ट अपोजिट ये क्रिया होती है, उसमें स्वतंत्र अवयवन नहीं है। ऐसी जीन्स जो होती है जो साथ ही गुणसूत्र के साथ वंशागत होती है उसको हम लिंक्ड जीन कहते हैं। तो लिंक्ड जीन की डेफिनेशन क्या होगी? एक ही क्रोमोसोम पर स्थित वे जीन जो एक साथ वंशागत होते हैं, मतलब अब वहां पर वो फ्री इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है कि हर जीन का एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुद की आइडेंटिटी है और वो हर पीढ़ी पर पीढ़ी स्वतंत्र रूप से अवयवन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जस्ट ऐसा नहीं है, ये जीन जो एक साथ वंशागत होते हैं तथा स्वतंत्र अवयवन नहीं दर्शाते, ऐसे जीन्स को हम लिंक्ड जीन कहते हैं और उनका ऐसे जीन्स का पूरा ग्रुप लिंक्ड ग्रुप कहलाता है। तो लिंकेज की क्या परिभाषा होगी? लिंकेज का मतलब हो गया कि लिंक्ड जीन जो एक साथ वंशागत हो रहे हैं वो द्वारा एक लिंक्ड जीन द्वारा एक साथ वंशागत होकर संतति में पैतृक गुणों को बनाए रखने की प्रक्रिया, यानी जो पेरेंट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो पेरेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स जिन जीन्स के कारण है, वो जीन उस गुणसूत्र से उस क्रोमोसोम पे लगा ही रहेगा, वो स्वतंत्र अवयवन नहीं करेगा और वो ही हर उस पेरेंट से अपने आगे के ऑफस्प्रिंग्स में एक साथ आएगा। ऐसे जीन को हम लिंक्ड जीन कहते हैं और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो लिंकेज कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज लिंकेज एनालिसिस। लिंकेज एनालिसिस एक प्रकार का एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो गुणसूत्रों की स्थिति को निर्धारित करता है। यानी लिंकेज एनालिसिस में क्या होगा? गुणसूत्र पर जीन की स्थिति क्या है उसको निर्धारित करता है और जेनेटिकल एनालिसिस में इसको ये उपयोगी होता है। अब इस जेनेटिक एनालिसिस को या लिंकेज एनालिसिस को हम समझने के लिए हम देखते हैं
कपलिंग और रिपल्शन हाइपोथेसिस क्या है? तो कपलिंग और रिपल्शन हाइपोथेसिस को समझने के लिए हम देखते हैं कि बैटसन एंड पुनिट ने बताया, उन्होंने हमको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो दिया उसको डेविएशन, उसमें ये सार्थक उसका विचलन पाया जाता है। ये जो बैटसन एंड पुनिट का जो एक्सपेरिमेंट होता है, ये मेंडल के जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसमें एक एक्सेप्शनल होता है, एक्सेप्शन है। इसके अनुसार इन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया बैटसन पुनिट ने, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के पर जो है उसका एक्सेप्शन है, इसको हम कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस कहते हैं। और इन्होंने बैटसन पुनिट ने 1905 और 1906 में दिया, और इन्होंने जिस प्लांट पर काम किया वो था स्वीट पी या लथैरस ओडोरेटस होता है। और इन्होंने बताया कि जो मटर के पौधे का जो नीला रंग होता है वो लाल रंग पर और लंबा परागकण गोल परागकण पर प्रभावी होता है। यानी इनके अकॉर्डिंग उन्होंने भी दो कैरेक्टर्स को साथ लिया, एक तो कलर ऑफ फ्लावर और एक दूसरा पोलन ग्रेन का साइज। तो कलर ऑफ फ्लावर में ब्लू कलर जो है कैपिटल बी इज डोमिनेटिंग होता है, डोमिनेट फैक्टर है रेड कलर के ऊपर, रेड कलर ऑफ फ्लावर के। और इसी तरीके से पोलन जो है, लॉन्ग पोलन जो है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, और राउंड पोलन जो है वो उसका रेसेसिव कैरेक्टर होता है। तो इन्होंने बताया कि जब हम कैपिटल बी कैपिटल एल मींस ब्लू फ्लावर कलर एंड लॉन्ग पोलन का क्रॉस कराते हैं रेड फ्लावर राउंड पोलन के साथ, यानी कैपिटल बी कैपिटल एल का स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ करेक्टर जब हम क्रॉस कराते हैं तो इनके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल बी कैपिटल एल का बी और एल बनेगा, और राउंड एंड रेड फ्लावर का बनेगा स्मॉल बी एंड कैपिटल स्मॉल एल। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन में प्लांट बनेगा वो होगा ब्लू फ्लावर होगा और उसके लॉन्ग पोलन्स होंगे, यानी ब्लू कलर डोमिनेटिंग हो गया और लॉन्ग भी पोलन हो गया। तो इस प्रकार से सारे जो हेटेरोजाइगस प्लांट जो होगा उसमें रेड कलर ना होके ब्लू फ्लावर होंगे और उनके पोलन्स जो होंगे वो लॉन्ग होंगे। अब उसमें इसके बाद उन्होंने क्या करा, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन का क्रॉस रेड फ्लावर रेड पोलन के साथ कराया, यानी कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल का क्रॉस स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ कराने पर इन्होंने देखा, जब उनका टेस्ट क्रॉस हुआ तो यहाँ पर जैसे हम आगे भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी हमने देखा कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस होता है तो उनका टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट जो होता है 1:1:1:1 आता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस का रिजल्ट जो है रेशियो जो है 1:1:1:1 के स्थान पर 7:1:1:7 के अनुपात में आया। तो इसके अनुसार इन्होंने बताया कि कैपिटल जी जो कैपिटल बी जो होती है वो एल एक साथ आती, कैपिटल बी के साथ हर बार कैपिटल एल आएगा और कैपिटल स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल आएगा, ये तो एक दूसरे के साथ ही एक साथ आते हैं। और जब उनका टेस्ट क्रॉस किया गया तो F1 पीढ़ी के अंदर जो भी गैमेट्स बने उनमें प्रभावी एक साथ, यानी वो जीन को गुणसूत्रों को पर जो जीन्स एक ही साथ वंशागत हो रहे हैं, क्योंकि लिंक्ड जीन है ये, तो कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल एल के साथ ही आता है। तो इस प्रकार से बैटसन और पुनिट ने इनमें दो प्रकार की कपलिंग फेज का उनको नाम दिया, और इस प्रकार से इन्होंने देखा कि नीले और गोल को लाल लंबे के साथ संकरण कराया, तो जो संतानें प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त होंगी, वो होंगी लंबी और नीली ही प्राप्त होंगी। और जब उनका टेस्ट क्रॉस कराया गया तो F1:2 में इसका रेशियो 1:16 यानी नीले लंबे 1/16 थे, 7/16 जो थे वो 7/16 लाल लंबे थे, और 1:60 जो थे वो उनका रेशियो लाल गोल था।
और ये विशेषताएं जनकों में भी आती हैं और विभिन्न युग्मों में प्रवेश करती हैं और पृथक पृथक रहती हैं। अर्थात यहाँ पर रेशियो जो होता है वो 1:7:7:1 अनुपात दर्शाता है। यानी जो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट बी एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल एल, और या कैपिटल बी के साथ कैपिटल एल या स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल की अपेक्षा 7 गुना अधिक बनते हैं। यानी जो यहाँ पर यह जो लक्षण है कि बी के साथ स्मॉल एल, कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल और स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल की अपेक्षा बी एल जो होते हैं वो अधिक बनते हैं। ऐसा देखा जाता है कि ये प्रभावी जीन जो होते हैं वो कैपिटल बी और एल एक दूसरे के साथ अलग रहना चाहते हैं। इस दशा को तो कहते हैं रिपल्शन फेज कहते हैं। बैटसन और पिरेट ने बताया कि म्योसिस में ही के समय कुछ गैमेट्स में जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन हो जाता है। इससे उनकी संख्या उन्नय युग्मकों से काफी अधिक हो जाती है। इसलिए कैपिटल बी के साथ कैपिटल एल और स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल युग्मकों की संख्या युग्मन अवस्था में यानी कपलिंग फेज में और कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल और स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल की जब उसमें प्रतिकर्षण होता है उनकी युग्मकों की संख्या बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप रेशियो 1:1:1 के स्थान पर 7:1:1:1 या 1:7 स्थान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर यही वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ रहा है कि म्योसिस में मतलब कपलिंग और रिपल्सन दोनों होता है। रिपल्सन बैटसन और पुनेट ने बताया कि म्योसिस के बाद कुछ गैमेट्स उनमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है जिससे उनकी संख्या अन्य युग्मकों की से अधिक हो जाती है। इसके अनुसार कैपिटल बी कैपिटल एल और कैपिटल बी कैपिटल एल और इसी तरीके से बी और स्मॉल एल, ये एल स्मॉल होगा और ये बी के साथ स्मॉल कैपिटल बी होगा। युग्मकों की संख्या युग्मन अवस्था में तथा कैपिटल बी के साथ कैपिटल एल और कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल की प्रतिकर्षण अवस्था में युग्मों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए रेशियो जो होता है ये आ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेशियो कैसे आया। अब आता है इसी के साथ साथ मॉर्गन ने कंसेप्ट लिंकेज का क्या दिया। इन्होंने ड्रोसोफिला पर वर्क किया था। इनके अनुसार जो रिपल्सन और कपलिंग जो है वो एक दूसरे की एक ही घटना के दो पहलू होते हैं। इस कारण से कि युग्मन की दशा में यानी जब उनका वो गैमेट्स फ्यूज होते हैं उस अवस्था में दो प्रभावी युग्म इक्वलिटी एक ही गुणसूत्र पर आ जाते हैं। यानी इनके अनुसार कपलिंग के समय दो प्रभावी यानी कैपिटल बी के साथ कैपिटल एल, ये दोनों युग्म इक्वलिटी एक ही गुणसूत्र पर जाते हैं। और जब प्रतिकर्षण होता है तो यानी रिपल्शन होगा तब उस अवस्था में ये दो भिन्न समजात गुण पर मतलब होमोलोगस पेयर पर ये उपस्थित होते हैं। दो अलग अलग, एक सेम नहीं होगा, दो अलग अलग होमोलोगस पेयर्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं। ऐसे जीन को सहलग्न जीन या लिंकेज जीन कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, आपके लिंकेज कहलाता है। तो मॉर्गन ने जो सिद्धांत दिया था वो था सहलग्नता का, लिंकेज का क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी इन्होंने, सहलग्नता का गुणसूत्र सिद्धांत दिया। मॉर्गन और कैस्टल के अनुसार वंशागति के इन्होंने जो नियम दिए, वंशागति के दौरान एक ही गुणसूत्र पर जीन को एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। अतः सहलग्नता प्रदर्शित करने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। और इनके अनुसार जो ये गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम पर जो जीन्स पाए जाते हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। लिंक्ड जीन के बीच की दूरी जो होती है वो उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिंक्ड जीन में बीच की दूरी लिंकेज के सामर्थ्य के जो उसका सामर्थ्य मान लेंगे, उसको स्ट्रेंथ कहेंगे। लिंकेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि मतलब जितनी ज्यादा बीच की दूरी ज्यादा होगी उनमें लिंकेज जो होगा करेक्टेड उनका जो स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा रिपल्शन और कपलिंग जो है वो एक ही घटना के दो पहलू होते हैं। और इस प्रकार से
इस सिद्धांत में मार्गन के परिणामों के अनुसार इस सजीवों के गुणसूत्रों पर के लिंकेज मैप भी बनाना संभव हो गया। तो हमने इस अपने लेक्चर में ये पढ़ा कि लिंकेज क्या है और लिंक यानी हर जीन को गुणसूत्र के साथ ही वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है और ये पूरा प्रोसेस लिंकेज कहलाता है। और लिंकेज को समझाने के लिए बैटसन बुलेट ने रिपल्सन कपल्सन थ्योरी दी और मॉर्गन ने जो है उनका लिंकेज की क्रोमोसोमल थ्योरी दी। थैंक यू।